हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार सुनना सिर्फ इसे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटीज है जहां पर हम बात करेंगे, सिर्फ 2 या 3 है, उन्हें ही नोट डाउन कर लेना, वो भी सफिशिएंट होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? मतलब कि जब हम कोई चीज सीख रहे हैं, हमारे लर्निंग में किसी ना किसी वजह से रुकावट हो, किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता, किसी को लिखना नहीं आता, किसी की जॉइंट प्रॉब्लम है, या कोई बच्चा गुमसुम रहता है, कोई बच्चा ए को बी, बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, या वो स्पेलिंग्स नहीं समझ पाता, उलझ जाता है। तो ये सारी चीजें डिसएबिलिटीज में आती हैं। अब इन डिसएबिलिटीज को अपने हमने नाम दिए हैं अलग अलग। तो अलग अलग टाइप्स दिए हैं, तो उन टाइप्स को पढ़ते हैं। तो ये हमारी कॉमन डिसेबिलिटीज होती हैं जो एक्चुअल में होती हैं, जो हमें थोड़ा बहुत जिनके बारे में पढ़ना है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डायलेक्सिया, एडी एडीएचडी और ऑटिज्म। ये सब ज्यादा आपने सुनी भी होंगी। ऑटिज्म और डायलेक्सिया पे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डायलेक्सिया। डायस्लेक्सिया क्या होती है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्पेलिंग्स मिक्स कर देता है। जैसे सो को वॉज पढ़ दिया, उल्टा पढ़ लिया इसको। ए को बी बी सॉरी बी को डी पढ़ दिया। पढ़ने में लिखेगा सही, अगर आप उसे बोलोगे ना डी लिखो, तो वो डी सही लिखेगा, लेकिन पढ़ते हुए गलती कर देगा। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में आप में, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, लिख लो। डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है? ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने से रिलेटेड, यानी कि राइटिंग में प्रॉब्लम। अब बच्चा बी को डी लिखेगा, ठीक है, डी को बी, बी को डी, ऐसे लिखेगा। अब वो पढ़ सही देगा, लेकिन लिखते हुए दिक्कत कर देगा। ऐसे बच्चे को डिसग्राफिया है। डिस डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। वो पढ़ेगा सही और वो लिखेगा सही, लेकिन एक ही चीज में गड़बड़ करेंगे। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में होता है बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों को कैलकुलेशंस ही नहीं होती। उन्हें आप उन्हें आप 20 बार समझा दो कि 4 + 5 9 होता है, आप उन्हें 21वीं बार पूछना, वो फिर भी नहीं बता पाएंगे कि 4 + 5 9 होगा। तो उन्हें कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। ये बच्चों की होती है कुछ प्रॉब्लम्स, हम बात करेंगे क्यों होती है। डिस्टोपिया एक डिप्रेशन स्टेट होती है, मतलब निराशावादी सा बच्चा होता है, उसे चीज़ों को लेके उम्मीद नहीं होती ज़्यादा। वो कहेगा छोड़ो, मेरे से नहीं होता। चाहे उसे ना दो सम सॉल्व करने हो, फिर भी वो कह देगा मेरे से नहीं होता। निराशावादी सा बच्चा होता है, उसे जिंदगी से उम्मीद ही खत्म हो चुकी होती है। अफेसिया होता है स्पीकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया ये होती है प्रॉब्लम एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्मोर्फिया बोलते हैं वियर्ड बॉडी शेप। या तो किसी बच्चे की बॉडी शेप वियर्ड होती है, उसे डिस्मोर्फिया बोलते हैं। या कभी कभी बच्चा अपनी बॉडी शेप को लेके ऑब्सेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा। उसकी सही है बॉडी शेप, बट समटाइम्स वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहा है कि मेरी बॉडी शेप बच्चों नॉर्मल नहीं है, बच्चों से अलग है। तो वो उसको डिस्मोर्फिया भी बोलते हैं। डिस्प्रेक्सिया ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, उसे मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे ऐसे बच्चे जो होते हैं ना डिस्प्रेक्सिया वाले, उन्हें पेंसिल नहीं पकड़ी जाएगी, उनसे पेन नहीं पकड़ा जाएगा, या वो अपने शर्ट का बटन नहीं बंद कर सकते, खुद ड्रेस अप नहीं हो पाएंगे, उन्हें चीजें पकड़ने में लिखने में दिक्कत आएगी। ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। मतलब उनकी जॉइंट्स में दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आप ये कहो कि उनके कोई जॉइंट में दिक्कत है, या बोन टेढ़ी है, या मसल टेढ़े हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें। उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं है, बॉडी से फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होगी। वो कोऑर्डिनेट नहीं, अपने ब्रेन को मसल से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे कि पेंसिल पकड़नी कैसे है।
या वो बटन बंद करते हुए उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो बटन बंद कैसे होना है। उनके माइंड से वो अपनी मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, बट फिजिकली उनके मसल्स और जॉइंट्स, बॉडी पार्ट्स सही हैं। ये चीज़ इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि अ, आगे इसका क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगी पूरा। तो ये याद रखना, उन्हें फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो अपने माइंड को मसल से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे और वो चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे। इसे मोटर स्किल्स बोलते हैं, उनकी मोटर स्किल्स वीक होती हैं, वो चीज़ों को कर नहीं पाते। और मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि दिक्कत क्या है, हाथ तो ठीक है तेरा, फिर तू क्यों नहीं पकड़ रहा पेंसिल। तो एक्चुअल में उसके माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली तो इसकी ये फुल फॉर्म याद रखना, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फुल फॉर्म आती है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर, अटेंशन डेफिशिएट, इस बच्चे को अटेंशन की कमी होगी और ये अपनी एक्टिविटीज बहुत हाइपर कर देगा अटेंशन लेने के लिए। जैसे कि इम्पल्सिव देखो, अटेंशन की कमी होगी और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। हाइपर एक्टिविटी मतलब इम्पल्सिव एक्शन करना शुरू कर देगा, किसी के साथ मारपीट शुरू कर दी सडनली, या फिर इंक्रीज मूवमेंट, हर चीज़ में आपको ना वो अलग ही दिखना शुरू हो जाएगा क्लास में कि इसकी हरकतें बहुत बढ़ गई हैं, पेन बजाना, कुछ कुछ करते रहना कभी कभी। या फिर वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा चीज़ों में, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसा बच्चा। ऐसा बच्चा जो होता है प्री स्कूल में, जो छोटा होता है वो ठीक होता है। ये आता है कभी कभी उसे फैमिली इश्यूज हो जाती है या स्कूल इश्यू या कोई इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से उसे अटेंशन नहीं मिल पा रही होती उतनी जितनी उस बच्चे को रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है और इस चीज को ADHD बोलते हैं। दूसरा है ऑटिज्म। देखो बच्चे, आप लोग ना ऑटिज्म को और ADHD को सेम चीज मानते हो। ADHD जो होता है वो बच्चा नॉर्मल होता है शुरू से, लेकिन वो बाद में जाकर हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता, वो बहुत लेजी होता है, एक वर्ड कहें अगर, वो एक्चुअल में लेजी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आपने तारे जमी वाली मूवी देखी है, उसमें ईशान है, जो ईशान ऑटिज्म से प्रेरित, वो पीड़ित था, उसे ऑटिज्म था। ऑटिज्म क्या होता है, ऐसे बच्चे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते, घुल नहीं पाते, आई कांटेक्ट नहीं करते, उनका एकेडमिक वीक होता है, सोशल वीक होता है, कोग्निटिव वीक होता है, इमोशनली उनमें दिक्कत होती है, इमोशन शो नहीं कर पाएंगे, उन्हें रोना आ रहा होगा वो रोएंगे नहीं, वो चुप 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 रहते हैं बिल्कुल बच्चे। और ADHD वाले बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत, मतलब उन्हें बस सामने वाले की अटेंशन चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि सामने वाला कौन है और कैसे अटेंशन मिलेगी। तो ये चीज़ है। इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, पहला होता है OCD। OCD तो सबने सुना होगा, कॉमन, बड़े हम लोगों को भी होता है OCD, बड़े जो होते हैं। OCD क्या होता है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं। कोई सफाई को लेके ऑब्सेसिव होता है, वो अपने हाथ बैग में टिश्यू पेपर लेके घूमता है, जहां उसे थोड़ी मिट्टी दिखी वो साफ करना शुरू कर देगा, उसको OCD है। पर वो एक नॉर्मल इंसान भी है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है। या फिर किसी को OCD होता है कि कोई सामने वाला गलत चीज़ ना पहन रहा हो, अगर उसने थोड़ा सा भी गलत पहना हो, शर्ट बाहर हो, तो उसे उसकी तो माइंड एक्टिव हो जाएगा कि वो ठीक कर पहले। अगर वो ठीक नहीं करेगा ना तो उसके लिए मरने तक को, लड़ने मरने तक को तैयार हो जाएगा उससे, बिल्कुल। इस चीज़ को OCD बोलते हैं। OCD की फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दो डेफिनेशंस आई यहाँ पे, ADHD की और OCD की। दूसरा इमोशन से रिलेटेड होता है फोबिया, किसी चीज से डर होना। ये तो बहुत नॉर्मल है, किसी को हाइट से डर है, किसी को वाटर से डर लगता है, किसी को गहराई नहीं देख सकता कोई, कुछ इस तरह के। डिप्रेशन, डिप्रेशन में इंसान किसी, सपोज कोई घर में प्रॉब्लम होगी या घर में कोई डेथ होगी या कुछ, या किसी इंसान से वो काफी क्लोज था वो दूर हो गया, तो ऐसे में इंसान का डिप्रेशन आ जाता है माइंड में, वो खुद को आइसोलेट, दूर कर लेता है, काट देता है सबसे। या सोशल विड्रॉल या सोसाइटी में कुछ हो गया या किसी भी वजह से हम सोसाइटी से खुद को काट दें, वो भी एक इमोशनल डिसऑर्डर होता है।
अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंजाइटी मतलब किसी मतलब तनाव की वजह से हम बच्चों में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हाइपर एक्टिव होना, ये एडीएचडी जो है बच्चों में एंजाइटी की वजह से आया हुआ है। कोई फैमिली इशू हुआ है या कोई हादसा हुआ है उसके साथ ऐसा, इसीलिए वो अटेंशन इतनी सीख कर रहा है। या फिर एग्रेसिव हो जाना बहुत, बेड वेटिंग। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि वो किसी इंसिडेंट से बहुत डर जाता है, एंजाइटी तनाव इतना ज़्यादा होता है उसमें, वो बोल किसी को पाता नहीं, लेकिन रात को वो बेड गीला जरूर करता है अपना, छोटा बच्चा जो होता है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि वो किसी डिसऑर्डर से, किसी एंजाइटी से गुजर रहा है, और ही नीड्स हेल्प ऑफ समवन लाइक साइकाइट्रिस्ट या समवन। तो ये उसकी एक प्रॉब्लम मेंटली होती है, फिजिकली वो ठीक है बच्चा। सोशल विड्रॉल, सोसाइटी से खुद को काट देना। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आपके साथ भी हो जाता है। कभी कभी कोई कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई दे रही है उसकी बात, लेकिन आप उसकी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे। तो कभी कभार हो जाता है ना, आप कुछ और सोच रहे हो या कहीं और खोए हुए हो, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई तो दिया उसने क्या कहा, लेकिन आप कहते हो सॉरी दोबारा बोलना। तो वो एक आपको एक टेम्परेरी फेज के लिए हुआ, वो कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन कुछ बच्चों में एपीडी हमेशा के लिए रहती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये ठीक होती जाती है धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी होती है कि आप सुन तो रहे हो लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि आपने क्या सुना। स्टैमरिंग, हकलाना, रुक रुक के बोलना। कुछ लोगों को बहुत टाइम तक, मतलब वो मर जाते हैं लेकिन उनकी स्टैमरिंग हमेशा प्रॉब्लम रह जाती है उनकी बन के। ये सब तनाव की वजह से आती हैं चीज़ें, ये फिजिकली या हेरिडिटरी नहीं होती। और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, हमने कुछ देखा लेकिन उसे विजुअल, हम देख रहे हैं कि हमें पिन चुभ रही है, लेकिन हम उस चीज़ को हटा नहीं पा रहे, देख के भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे। हम देखे जा रहे हैं कि सामने कुछ जल रहा है, लेकिन हम उसे बुझा नहीं रहे आग को। तो वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है कि देख के भी उस चीज़ को हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है। डिसलेक्सिया के अबाउट कुछ फैक्ट्स होंगे। डिस एक तो चीज़ समझो, एक चीज़ इसमें बस एक चीज़ समझाने वाली है जो एक्चुअल में है, कि बच्चों को चाहे डिसऑर्डर हो या ना हो, वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा। वो डिसऑर्डर उसका एक एक लिमिटेशन है, लेकिन बाकी सब चीज़ें उसकी लिमिटेशंस नहीं है। वो एक जीनियस हो सकता है। आप अगर किसी भी जीनियस को उठा के देखें तो उसे कोई ना कोई डिसऑर्डर था। बहुत से जीनियस ऐसे थे जिन्हें डिसलेक्सिया था, डिस्ग्राफिया था, डिसकैल्कुलिया था, लेकिन दे आर जीनियसेस। आइंस्टाइन, न्यूटन, आप किसी को भी उठा के देखो, उन्हें बहुत तरह के डिसऑर्डर्स थे, तो स्टिल दे आर जीनियस ना। तो ऐसा मत मानना कभी भी कि किसी बच्चे को डिसऑर्डर है तो वो जीनियस नहीं है। तो इज और इज नॉट में क्या है कि डिसलेक्सिया के अबाउट में फैक्ट्स, कि बच्चे को हार्ड टू रीड होता है, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि वो पागल है बच्चा और स्मार्ट नहीं है दूसरे बच्चों की तरह। दूसरे बच्चों की तरह स्मार्ट है, चाहे उसे पढ़ नहीं पा रहा वो उस चीज़ को। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है डिसलेक्सिया, और सही चीज़ों से सपोर्ट करो तो वो ठीक भी हो जाती है डिसलेक्सिया, अगर सही गाइड मिल जाए। आपने जैसे देखा तारे ज़मीं वाले मूवी में, उसे एक सही टीचर मिल गया था, वो ठीक हो गया उसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा। और बहुत ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये लेजीनेस की वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है, नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ऐसे जीनियस है जिन्हें डिसलेक्सिया रह चुका है, स्टिल दे आर डूइंग सो वेल, और हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल कहते हैं खुद को। तो डिसऑर्डर और जीनियस दो अलग चीज़ें हैं। डिसऑर्डर होने वाला बच्चा में, डिसऑर्डर है जिस बच्चे में, वो भी गिफ्टेड हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, जीनियस हो सकता है। जरूर वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्मार्ट इंटेलिजेंट होता है, बस उसकी एक प्रॉब्लम है, तो अगर उसे सही सपोर्ट मिले वो भी ठीक हो जाएगी। तो डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं धीरे धीरे अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले, चाहे पूरी तरह ठीक ना हो पर कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी। ये डिस्प्रैक्सिया के बारे में है कि उन्हें किस जगह क्या इशू फेस करने को मिलता है, क्लासरूम में क्या इशू फेस करने को मिलते हैं, कि उन्हें बैकग्राउंड नॉइस हो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर कोई आइडिया हो वो नहीं बता पाते, पेपर पे नहीं उतार पाते, या ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सीक्वेंस में नहीं लगा पाएंगे चीज़ें, रूल्स नहीं फॉलो कर पाएंगे, प्लान नहीं कर पाएंगे,
ग्रॉस मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन्हें? स्टेयर चढ़ने में, बैलेंस बनाने में, ड्रेस अप नहीं हो सकते, जैसे मैं बोल रही हूँ बटन नहीं बंद होता या कुछ भी टाइप। स्पोर्ट्स में, रनिंग में, इन चीज़ों में दिक्कत आ सकती है ग्रॉस मोटर वाले को। और फाइन मोटर में मतलब वो अपने मसल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। फाइन मोटर में मतलब छोटे काम ऐसे जो करने में, बटन्स बंद करना, क्लासरूम मेंटेन करना, शू लेसेस बांधना, शू लेसेस नहीं बनते ऐसे बच्चों से, पेंसिल नहीं पकड़ी जाती, ऐसी चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं हो पाता उनसे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली और अनईजी फील करते हैं, हमेशा ही ज़्यादा अनईजी रहते हैं, शांत नहीं रहते, वो ज़्यादा बेचैन रहते हैं ज़्यादातर टाइम। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है उनकी, पुअर कम्युनिकेशन होती है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए इसमें? एक तो ये नोट ध्यान रखना भाई, ये नोट बड़ा परेशान करते हैं। आप नोट देखते नहीं हो, अंदर आंसर टिक कर देते हो और फिर आंसर हो जाता है गलत। एक्सप्रेशन में नॉवेल्टी आना, ये भी गिफ्टेड चाइल्ड में हो सकता है। क्यूरियोसिटी होना, एक गिफ्टेड चाइल्ड बहुत क्यूरियस होता है चीज़ों को लेके कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। क्रिएटिव आइडियाज होंगे, लेकिन दूसरों से लड़ना ये कहाँ का गिफ्ट हुआ? दूसरों से लड़ना कोई गिफ्ट नहीं होता, तो ये गिफ्टेड चाइल्ड में नहीं होगा। एक बच्चा है जो सो और वॉज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियर अनक्लियर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसे क्या है? वो पढ़ नहीं पा रहा क्लियरली, तो उसे डिसलेक्सिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही रिपीट होता है एज इट इज। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड जिसके बोन्स में या फिर जॉइंट्स में दिक्कत हो किसी तरह की, तो ऐसे चाइल्ड को क्या हो सकता है? डिस्ग्राफिया हो सकता है। सपोज उसके हाथों में जॉइंट्स में दिक्कत हो तो वो लिख नहीं पाएगा प्रॉपर, वो लिख नहीं पाना डिस्ग्राफिया हो सकता है। कुछ बच्चे इसे डिस्प्रेक्सिया भी सोचेंगे, पर वो डिस्प्रेक्सिया तो तब होगा ना जब उसका माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। बॉडी तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसे फिजिकल प्रॉब्लम है, तो एक फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से कौन सा डिसऑर्डर आ सकता है कि वो लिख ना पाए प्रॉपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी इनमें से क्या कॉज कर सकता है? कल्चर वेरिएशन कोई लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज नहीं कर सकता, ना ही टीचर का एप्टीट्यूड, ना ही एपेथी शोन बाय पीयर्स, अपने जो उसके पीयर्स मतलब उसके क्लासमेट्स या आसपास के बच्चे हैं, अगर वो उसे चिढ़ा रहे हैं या बुली कर रहे हैं, तो उससे भी कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। डिसऑर्डर हो सकता है प्रीनेटल ड्रग यूज, यानी कि जब वो वॉर्म में था बच्चा, तो उस टाइम पे उसकी मम्मी ने ड्रग्स लिए हो या शुरू में ही किसी ने उसे ड्रग्स वगैरह दे दिए हो या ओवरडोज हो गई हो मेडिसिन की, उससे उसमें डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ऑटिज्म में क्या करता है बच्चा? ऑटिज्म में विजुअल इम्पेयर्ड नहीं होता, देख सकता है ऑब्वियसली। हाइपर एक्टिव तो एडीएचडी में होता है। रिटायर्ड फिजिकल ग्रोथ नहीं, फिजिकल ग्रोथ उसकी प्रॉपर होती है, लेकिन वो दूसरों से रिलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड? लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल्स मोटर स्किल्स मतलब उसे चीज़ें पकड़ने में, या फिर मोटर स्किल्स मतलब भागने में, दौड़ने में प्रॉब्लम कब होगी? जब उसे डिस्प्रेक्सिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेज होती है, ये बदलती रहती है टाइम टू टाइम। जिन बच्चों पे ध्यान मिल जाता है उनकी डिसेबिलिटी टाइम टू टाइम कम हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता उन बच्चों की डिसेबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो और ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज फ्रीली do comments and ask any query you want to ask, and please like the video, subscribe the channel, and thank you.